हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे बेटा आज की क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इससे पहले बेटा हम अपना पार्ट 7 तक बिल्कुल क्लियर कर लिए थे। आज हमारा पार्ट कौन सा है बेटा? तो 8 है। इस पार्ट 8 को एकदम कंप्लीट डिटेल डिस्कस करते हैं 2D पॉइंट। बने रहेंगे क्लास में और देखेंगे पूरा बेटा इस क्लास को, समझेंगे एकदम ध्यान पूर्वक सभी स्टूडेंट। देखिए मैं कोशिश बहुत अच्छी करता हूं आपके साथ और कोशिश यही रहती है मेरी कि सबसे बेहतरीन क्लास मतलब सुपर, जहां तक हो सके वहां तक क्लास को सुपर लेके आए और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएं। तो बस आप यहाँ पर बने रहेंगे बेटा, क्लास को समझने की कोशिश करेंगे सभी छात्र। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो किस पर है बेटा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को ध्यान से समझेंगे माय डियर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट डिटेल के साथ। बेटा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स को समझिए। ये देखिए वैद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है माय डियर। वैद्युत या विद्युत बात एक ही होती है, पहले आप इतना बात ध्यान से समझ लीजिए। वैद्युत या विद्युत बात एक ही होती है बेटा, ओके। वैद्युत या विद्युत बात एक ही होती है। अब यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। आपको घबराना नहीं है, नाम आ जाए विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तो एकदम एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है बेटा। विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा बेटा। देखिए विद्युत फ्लक्स में आपको यहाँ पर बताऊं, सपोज ये कोई बेटा एक आवेशित पिंड है। ये क्या है माय डियर? आवेशित पिंड है। इस आवेशित पिंड में मैंने एक आवेशित पिंड ये ले लिया और दूसरा आवेशित पिंड बेटा मैंने ये ले लिया, ठीक है। एक आवेशित पिंड मैंने ये ले लिया, ओके। नजर सामने होनी चाहिए, एकदम आराम से समझ जाएंगे कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या है विद्युत फ्लक्स, ठीक है बेटा। एक आवेशित पिंड मैंने ये ले लिया और दूसरा आवेशित पिंड ये है। आवेशित पिंड बोलो या फिर कोई पृष्ठ बोलो बेटा। इस आवेशित पिंड से निकलने वाली इस आवेशित पिंड से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या जो बेटा अपने पृष्ठ पर लंबवत होती है वही क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या समझ गए इतनी बात? देखो बेटा, वे विद्युत बल रेखाएं जो अपने पृष्ठ पर क्या होंगी? लंबवत होंगी। यानी कि पृष्ठ से निकलने वाली जो बाहर निकल रही है बेटा विद्युत बल रेखाएं, और वे कैसे निकले? लंबवत ही निकले, लंबवत ही निकल रही हैं या लंबवत ही प्रवेश कर रही हैं। तो ऐसे जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वही फ्लक्स कहलाते हैं। तो देखिए ये कुछ लंबवत निकल रही है, ये कुछ लंबवत निकल रही है और बेटा यहाँ पर ये लंबवत बल रेखा निकल रही है। तो लंबवत बल रेखाओं की संख्या को माइंड में एक बात बिठा लो बेटा, बस नजर सामने ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। माइंड में एक बात बिठा लो कि लंबवत बल रेखाओं की संख्या को बिठवा, क्या बोले? लंबवत बल रेखाओं की संख्या। लंबवत बल रेखाएं जो होती हैं बेटा उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दैट इज फाइनल, समझ गए? तो यहाँ पर बाहर निकल रही हैं विद्युत बल रेखाएं और इसमें समझते हैं कि इसमें अंदर प्रवेश कर रही हैं, इसमें अंदर प्रवेश कर रही हैं विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। इसमें अंदर प्रवेश कर रही हैं कुछ इस तरह, ओके। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बेटा। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आप जितनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया, तो देखिए जितनी विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं उनमें से जो विद्युत बल रेखाएं लंबवत होंगी, जो विद्युत बल रेखाएं बेटा लंबवत होंगी वही क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी, ओके। और जो लंबवत नहीं होंगी वो विद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। क्या समझ में आ गया? इतना पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तो याद रखेंगे क्या बोले हम? किसी पृष्ठ से या किसी आवेशित पिंड से बाहर निकलने वाली अथवा उसके अंदर प्रवेश करने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे याद रखेंगे माय डियर, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ गए होंगे? अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो बाहर निकल रही है बल रेखाएं बेटा, ऐसे फ्लक्स को हम कहेंगे धनात्मक फ्लक्स। क्या कहेंगे माय डियर? धनात्मक फ्लक्स, ओके। ये है यहाँ पर धनात्मक फ्लक्स यानी कि पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पर जो इसके अंदर प्रवेश कर रही है बल रेखाएं उन्हें कहेंगे बेटा यहाँ पर ऋणात्मक फ्लक्स। इस फ्लक्स को क्या कहते हैं? ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। ऋणात्मक फ्लक्स यानी नेगेटिव फ्लक्स। दैट इज क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे बेटा? जब किसी आवेशित पिंड से बाहर निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाती है।
ओके। और किसी आवेशित पिंड के अंदर प्रवेश करने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बेटा। किसी आवेशित पिंड या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली या पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। दैट इज फाइनल, सो दैट क्लियर बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। बेटा यहाँ पर विद्युत फ्लक्स के बाद हम ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र भी देख लेते हैं कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। चलो यहाँ पर देखिए, मैंने मान लिया, मैंने कंसीडर किया कि कोई ये आवेशित पिंड है बेटा, ये कोई पृष्ठ है, सपोज दैट ये कोई क्या है, कोई पृष्ठ है, ओके। और इस पृष्ठ पर एक ही नॉर्मल है, ये लंब है, ओके। इसको नाम दे दिया मैंने बेटा एन, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बेटा ई है। यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। इन दोनों के बीच का कोण कितना बेटा, थीटा है। यहाँ पर पॉइंट ओ है और ये पृष्ठ है बेटा हमारा डीएस, ओके। पृष्ठ है बेटा कितना, डीएस। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ रहे होंगे। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे सभी बच्चे, क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर होता है ई डीएस कास थीटा, ई डीएस कास थीटा, राइट, ओके। तो याद रखोगे बेटा आप, ईडीएस कॉस थीटा क्या होता है, फाई ई बराबर, मतलब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए कास क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो ई, यस का जो पृष्ठ है बेटा वो कितना है, डीएस है तो डीएस, और इसके दो घटक होंगे बेटा, एक घटक ये होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक यहाँ पर होगा बेटा क्या, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, और बेटा ये होगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो इसमें से घटक लेंगे हम ये ई कॉस थीटा, क्योंकि बेटा हमने आपको बताया है कि कोण के पास वाला कॉस होता है, और ये जब कोण के पास वाला घटक लेना होता है बेटा, और ये क्यों लेंगे एक, और इसका रीजन है सबसे बड़ा। आपसे कोई पूछे बेटा यहाँ पर जो घटक लिया है हमने कॉस थीटा ही क्यों लिया है, तो कॉस थीटा घटक इसलिए लिया है क्योंकि ये पृष्ठ पर क्या है बेटा, लंबवत है। ये विद्युत बल रेखा जो निकल रही है वो कैसे निकल रही है बेटा, पृष्ठ से लंबवत निकल रही है, और विद्युत फ्लक्स का मतलब ये लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, ओके, याद रखेंगे सभी बच्चे, लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक है। लंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जब ये लंबवत निकल रही है इस पृष्ठ से, इसलिए यहाँ पर बेटा ई कॉस थीटा इसका घटक, तो यहाँ पर देखिए ये क्षैतिज है, ये लंबवत है, ओके। तो हम लंबवत ही लेंगे और लंबवत का ही घटक लेंगे, तो जिसके लिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, कॉस थीटा लिया है। आराम से समझ गए होंगे। तो विद्युत फ्लक्स के हिसाब से हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कॉस थीटा को लेते हैं। बस इतनी सी बात आप माइंड में बैठा लीजिए। पृष्ठ से निकलने वाली लंबवत जो बल रेखाएं होती हैं, उन्हीं लंबवत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है बेटा, ये ई कॉस थीटा को लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो फाई इक्वल टू होता है ईडीएस कॉस थीटा, आराम से आप समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, घनकोण। घनकोण को ध्यान से समझना। घनकोण को इंग्लिश में माय डियर सॉलिड एंगल कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है तो अच्छे से समझिए। जैसे आपने मार्केट से कभी आप लोग तरबूज लेके आए होंगे, तो मार्केट दुकानदार ने तरबूज आपको दिया होगा, आपने कहा होगा भैया पता कैसे चलेगा कच्चा या पका है, तो वहां पर वो कॉर्नर टाइप एक शेप निकाल के देखा है, मतलब देहात में बोलते हैं टांची, तो टांची मार के देता है, जिससे आपको पता चलता है कि तरबूज पका है या फिर कच्चा है। तो वहां पर आपको जो शेप दे रहा है निकाल के, तो वही क्या होता है, कार्नर टाइप होता है, और उसके कार्नर पर जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो एक प्रकार का क्या है, वहां पर घनकोण होता है। तो समझाएंगे यहाँ पर चित्र के माध्यम से। यहाँ पर सपोज करते हैं बेटा कि ये कोई मतलब आवेशित पिंड है, ये बेटा सपोज करते हैं कोई आवेशित पिंड है, अर्थात बंद पृष्ठ है कोई, ओके। ये सपोज करते हैं माय डियर बंद पृष्ठ है, और इस बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं कुछ ये हैं, ओके। और यहाँ पर समझेंगे इस पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ एस है, और बेटा इसका सूक्ष्म पृष्ठ अवयव मान लेते हैं डीएस है। इसका सूक्ष्म पृष्ठ अवयव कितना है बेटा, डीएस है, ओके। और इसका ये लंब है जिसे हम एन का नाम दे दो, और यहाँ पर बेटा हम पॉइंट पी मान लेते हैं, ये पॉइंट पी है, और यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इनके बीच एंगल बनता है बेटा थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसे एन मान लीजिए। और यहाँ पर केंद्र ओ है, जहां पर बेटा घनकोण कितना है, डी ओमेगा है, घनकोण कितना है, डी ओमेगा है, राइट। इतना आप समझ गए आराम से। ये एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ मतलब एक तरबूज बंद था, हमें पता नहीं चल रहा था कि पकाई की चीज है, जब उसने हमें एक शेप निकाल के दिया तब पता चला कि भाई कैसा है। वही शेप के कार्नर पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। और घनकोण को याद रखोगे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। एक लाइन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं।
तीन रेखाओं के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक कितना होता है बेटा, स्टेरेडियन होता है। अर्थात यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। कैलकुलेशन अर्थात बेटा तो डी ओमेगा बराबर कितना होता है, डी ओमेगा बराबर होता है बेटा डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सूक्ष्म पृष्ठ कितना है बेटा, यहाँ पर डी एस है। कास थीटा क्यों, क्योंकि लंबवत निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के लिए हम घटक कौन सा लेंगे, कास थीटा लेंगे। दूरी यहाँ से यहाँ तक की मान लेते हैं बेटा आर है, इसलिए अपॉन आर स्क्वायर आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम यहाँ पर निकालते हैं ये जो डी ओमेगा बराबर डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ये सूक्ष्म पृष्ठ के लिए है। अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं बेटा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा ब्रदर, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। बेटा यहाँ पर डी ओमेगा का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो वहां पर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए ओमेगा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, मतलब घनकोण को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ओमेगा इक्वल टू डी ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए बेटा कितना, डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर। राइट, जब बेटा हम डी एस कास थीटा अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करके वैल्यू लाते हैं तो ये 4 पाई के बराबर आ जाता है। किसके बराबर, तो 4 पाई के बराबर आ जाता है। अर्थात हम यहाँ पर बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू कितना होता है बेटा, 4 पाई होता है। और इसका मात्रक कितना होता है बेटा, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ओके, आराम से आप समझ गए होंगे कि घनकोण किससे कहते हैं, घनकोण का मात्रक क्या होता है। राइट, इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्लास सही चल रही है आज है? अब बेटा हम यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा गाउस प्रमेय। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट गाउस थ्योरम। बेटा ध्यान से समझोगे सर गाउस प्रमेय क्या है और गाउस प्रमेय का सत्यापन क्या है, गाउस प्रमेय को कैसे प्रूव करें, तो नजर सामने होनी चाहिए। ये देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का। ओके, गाउस प्रमेय। गाउस प्रमेय यदि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो गाउस प्रमेय के एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो बेटा या तो गाउस का प्रमेय पूछेगा, या गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग 100% आएगा, या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा। कुल मिलाकर ये गाउस की प्रमेय से संबंधित सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। ये बात आप माइंड में बिठा लीजिए भाई। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं सर गाउस प्रमेय क्या है। तो एक लाइन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर बेटा ε0 गुना लिख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, 1/ε0 होता है। ठीक है बेटा, 1/ε0 गुना होता है। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अर्थात फाई ई इक्वल टू होता है बेटा Q/ε0, Q/ε0। ये होता है बेटा गॉस की प्रमेय का कथन, गॉस की प्रमेय का कथन। एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। क्या बोले हम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या या संपूर्ण फ्लक्सों की संख्या, ओके, उस पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये इसका बेटा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आप आराम से समझ गए होंगे। अब हम इसका समझते हैं बेटा प्रूफ। प्रूफ ध्यान से समझना, क्योंकि गॉस की प्रमेय का प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नजर सामने होनी चाहिए ब्रदर। देखेंगे बेटा इसका प्रूफ। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं और करके देखते हैं बेटा प्रूफ। ओके, एकदम स्मार्ट तरीके से इसका प्रूफ को समझते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले प्रूफ जब आप करेंगे तो सबसे पहले बनाएंगे फिगर। फिगर में यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसकी कहानी है बेटा किसी बंद पृष्ठ के लिए। तो बंद पृष्ठ यहाँ पर बना लेंगे कुछ इस तरह। ओके, ये कोई बंद पृष्ठ है बेटा, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट O है बेटा। आवेश कितना +Q है, और संपूर्ण पृष्ठ S है, और बेटा सूक्ष्म पृष्ठ मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, ds है। यहाँ पर कोई पॉइंट है बेटा P, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, कहां से, तो बिंदु O से। कितनी दूरी पर, तो R दूरी पर। इस पॉइंट P से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा कितनी, E, और ये है यहाँ पर निकलने वाली लंबवत विद्युत बल रेखा की संख्या, जिसे n का नाम दे देते हैं, और ये सूक्ष्म पृष्ठ अवयव है बेटा कितना, ds। क्या इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। और इसके कार्नर पर जो कोण बन रहा है ब्रदर, वो कितना है यहाँ पर d ओमेगा है।
जिसे हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। हमने आपको इससे पहले घनकोण समझा दिया है, घनकोण किसे कहते हैं, ठीक है। घनकोण क्या है, तो घनकोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, डी ओमेगा से। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब चलिए हमें सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन में क्या करना है बेटा, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपनी गणना में। गणना बेटा देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेना है। ओके, कहां पर, तो बिंदु P पर। बहुत सिंपल गणना है बेटा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आप सब बच्चों को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बेटा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, कितना होता है बेटा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। दैट इज क्लियर। अब जब हम यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम सबसे पहले छोटे पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद में संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेंगे। हमारा प्रॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप में पूरा बेटा गाउस का प्रमेय सिद्ध हो जाता है। एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, बहुत ही सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है बेटा, बस समझना है आपको और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, क्योंकि डीएस पृष्ठ से डीएस पृष्ठ से डीएस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। ओके बेटा, तो डीएस पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगा, इसलिए याद रखना ये हो जाएगा बेटा डी फाई ई बराबर ईडीएस कास थीटा, ईडीएस कास थीटा। अभी अभी जस्ट आपको बताए हैं कि विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो याद रखोगे बेटा डी फाई ई इक्वल टू ईडीएस कास थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब भाई हमने निकाल लिया यहाँ पर डीएस पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या। अब हम निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या। तो चलिए, संपूर्ण फ्लक्स पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की संख्या, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू और इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा किसका, डी फाई ई का। इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई ई का। तो यहां पर इंटीग्रेशन कर दीजिए डी फाई ई, ध्यान से समझना भाई। ओके, सो दिस इज इंप्लाई दैट फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू को पुट अप कर दीजिए ईडीएस कास थीटा। कितना है बेटा, ईडीएस कास थीटा। अब आप मुझे बताओ, ई की वैल्यू को आप पहले निकाल चुके हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर ई बराबर कितना बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप पुट अप कर देंगे। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर ds cos थीटा। ओके, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहाँ पर ये देखिए कि जो वैल्यू है, ये जो इतनी वैल्यू है बेटा, इतनी वैल्यू को चलिए मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले बाहर कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये बेटा क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं कितने का बेटा, ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि जो वैल्यू है वो किसकी है बेटा, ये वैल्यू, पूरी वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो 4 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई, ठीक है बेटा, 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप आराम से यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई काट के, ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। और फाइनली हमारा क्या हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा साइड में, इधर स्पेस नहीं है, ध्यान से समझना। तो ये वोट आ जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझो बेटा, फाई ई बराबर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हमारा ये आ गया फाइनल कैलकुलेशन। जो हमें करना था भाई सिद्ध, जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा फाइनल आ गया है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू और एप्सिलॉन नॉट बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये पूरा प्रूफ हो जाता है हमारा इस प्रकार गाउस की प्रमेय का। हम यहाँ पर सत्यापन कर देते हैं, कोई दिक्कत भाई? आराम से समझ गए होंगे। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है समझेंगे बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। बेटा यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग ये क्योंकि फाई इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है माय डियर? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप जानते हैं, इसलिए फाई ई का मान कितना होता है बेटा? फाई ई का मान होता है ईडीएस कास थीटा, ईडीएस कास थीटा। ओके, ईडीएस कास थीटा और बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम ई की वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन डीएस कास थीटा और इनटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से जो ई है, ई क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा। क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप यहां से बता सकते हैं बेटा कि सर गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब इनके अनुप्रयोग पर बारी बारी से नेक्स्ट क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और बेटा आपको पूरा मुझे यकीन है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहेंगे और समझते रहेंगे बेटा। यहाँ पर जितना भी मैं आपको क्लास दूं, समझाऊं, उसे आप ध्यान से समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे लगन के साथ। और बेटा वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और आप वीडियो को शेयर भी कर देंगे प्लीज। तो सभी छात्र मिलकर सपोर्ट करते रहेंगे। मैं आपका एक से एक बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करूंगा और स्मार्ट स्टडी कराने की कोशिश करूंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद ब्रो।